तो उमर गौतम मामले में क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि ये धर्मांतरण का मुद्दा है इसलिए। मैं नहीं समझता कोई भी उमर गौतम, कोई भी मौलाना कलीम, और इससे पहले सैकड़ों हजारों लोग जेलों में बंद हैं, उनको न्याय मिल सकेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मनुवादी मानसिकता के लोगों को, आप इनको छुड़ा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि आप इनके घर बनवा के दे दें दोबारा। उनके पास करोड़ों घर और हैं जलाने के लिए, करोड़ों लोग और हैं मारने के लिए, करोड़ों लोग और हैं मजलूम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों जिन पे जुल्म करने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है उन्हें? आप छुड़ाते रहिए, वो मारते रहेंगे, वो और आप छुड़ाते रहिए, इससे कुछ फायदा नहीं होना। ये स्टेप भी तो कामयाब होता है ना कि देखिए घर वाले जिस तरह से परेशान रहते हैं, केस लड़े जाते हैं, बंदा छूट के आ जाता है, घर वालों को सुकून मिल जाता है, बाकी कार्रवाई आगे चलती रहती है और कुछ दिन बाद फिर अटैक हो जाता है, क्या सुकून मिल गया? इस केस में भी ATS के खिलाफ और उनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। हम कराने को तैयार हैं, लेकिन कोई आए तो सही। आप हाथ नीचे करके सर झुका के पिटते रहेंगे तो आपको मारा जाएगा, गैर कानूनी तरीके से मारा भी जाएगा, फंसाया भी जाएगा, आप पे हमले भी होंगे। अच्छा, कई केसेस में देखा महमूद पराचा साहब के कामयाबी आपको मिली, खासतौर से दिल्ली दंगों के मामले में देखा हमने कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आपने काफी कामयाबी ली है, पुलिस को भी काफी लताड़ा गया और सजाओं का भी वो रहा, उसमें जुर्माना भी लगाया गया, ये सब चीजें रही। लेकिन ये धर्मांतरण का जो एक मुद्दा है, इस पे जिस तरह से जमीयत उलमा आगे बढ़ी है, जमीयत उलमा ने सबसे पहले ऐलान कर दिया है कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का पूरा केस लड़ने को तैयार है। देखिए, दो बातें आपने पूछ ली, तो पहले दूसरी बात का जवाब दूं, फिर पहली बात का दूंगा कि कामयाबी हासिल की मुसलमानों के केस में, ऐसा नहीं है। मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। मैंने कहा दिल्ली दंगों के मामले में। हाँ, दिल्ली दंगों के मामले बुनियादी तौर पे मुसलमानों के थे। चलिए पहले पहली बात का ही जवाब दे दूं। तो मेरे ये वाले केसेस रिपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं। मैंने अभी अंकित गुजर जो मर्डर किया है, जिसका जेल में जेल अधिकारियों द्वारा, उसमें अभी CBI इंक्वायरी कोर्ट से कराई है। पुलिस के खिलाफ इतने जबरदस्त, और पुलिस और जेल ऑफिशियल्स को और डॉक्टर्स के खिलाफ इतनी जबरदस्त और खतरनाक टिप्पणियां की हैं माननीय हाईकोर्ट ने कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने जो हमारे SC ST के केसेस है, उसमें कितने ही केसेस में दिल्ली पुलिस के जॉइंट CP तक के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, FIR हो चुकी है। तो ये हमारी कार्रवाई कोई जो नजर नहीं आ रही, वो 70% कार्रवाई है जो हमने SC STs के लोगों के लिए और महिलाओं के केसेस लड़ते हुए पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं। कोर्ट से बहुत अच्छे ऑर्डर्स लिए, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूं कि जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र ने जो कार्रवाई की है, मेरी बहुत ही आजिजाना गुजारिश है सभी लोगों से, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। हम मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल से छुड़ा लाएं, ये इस बात का सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि एक मौलाना कलीम सिद्दीकी को क्या, कल किसी दूसरे आलिम को बंद करेंगे, परसों किसी तीसरे आलिम को बंद करेंगे। रोज जो आप देख रहे हैं RSS और BJP की पुष्टपनाही से मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं SC ST और माइनॉरिटीज की, तो कितने लोगों को हम छुड़ाएंगे? रोज झूठा फंसाया जा रहा है हमारे SC ST और माइनॉरिटीज के लोगों को, रोज हजारों की तादाद में झूठा फंसाया जा रहा है झूठे मुकदमों में। हम छुड़ाते रहे सिर्फ उन्हें, तो कोई उनको डर नहीं आएगा, बल्कि उनका तो फायदा ही हो रहा है इससे कि सिर्फ हम छुड़ाते हैं और लोगों की जख्मों पे मरहम लगाते हैं अपने मजलूमों के। असली सलूशन है सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे करना, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो कि दिल्ली दंगों में देख लीजिए अमित शाह जी तक तार जाएंगे, जो राजनीतिक आका बैठे हैं उनके खिलाफ, और नीचे से शुरू करके जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, जो अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे ये कानून के खिलाफ जाके क्राइम्स कर रहे हैं। संविधान किसी को भी क्राइम करने की इजाजत नहीं देता, तो ये जो क्राइम्स कर रहे हैं उसको हम कोर्ट के संज्ञान में लाएं, इन लोगों के खिलाफ हम मुकदमे दर्ज कराएं, तब जाके डर पैदा होगा कानून का, संविधान का, अफसरों में जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। भले ही अमित शाह जी फिर, या कोई भी, मान लीजिए अमित शाह जी का ही नहीं, कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर किसी भी पार्टी का हो, अगर वो सरकारी अफसरों को कोई गैर कानूनी आदेश देता है करने के लिए, मजबूर करता है या लालच देता है, तो कोई भी अफसर उसकी बात नहीं सुनेगा, बोल देगा कि देखिए मंत्री जी, हमें जेल नहीं जाना है, हम कानून नहीं तोड़ेंगे, हम वही काम करेंगे जो कानून कहता है। जब तक हम ऐसे इस लाइन पे काम नहीं करेंगे, इस डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे,
मैं नहीं समझता कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मलहम भी लगाएं, लोगों को छुड़ाएं भी, लेकिन ये काम है 25%। 75% काम ये है कि बेगुनाहों के खिलाफ जो सीटों पे बैठे लोग हैं वो अपने राजनीतिक आकाओं के कहने में लालच में आके जुल्म, नाजायज काम ना करें, जुल्म ना करें, कानून को तोड़ के कार्रवाई ना करें। तो क्या ये जो बातें आपने कही हैं, जहां तक मैं समझ पाया हूं और जहां तक मेरे व्यूवर्स समझ पा रहे होंगे, तो इससे तो यही सवाल उठता है कि उमर गौतम और जहांगीर की रिहाई भी इसी वजह से नहीं हो पा रही होगी। 4 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कोई डर ही नहीं है ना। आज जो माहौल बन रहा है, और मैं ये अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि मुसलमानों के खिलाफ, मैं जजमेंट कोर्ट कर सकता हूं, मुसलमानों के खिलाफ पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है और सरकारी जो तंत्र जो है वो काम करता है, वो बायस तरीके से करता है, उनके खिलाफ करता है। हमने खुद दिल्ली दंगों में दिल्ली हाईकोर्ट से ऑर्डर लिया है कि जिसमें एक जॉइंट सीपी साहब ने ये ऑर्डर कर दिया था अपना कि हिंदुओं को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो हमने हाईकोर्ट जाके इस तरह का उस ऑर्डर के खिलाफ एक ऑर्डर लिया है कि ये गलत डायरेक्शन है, इस पे कोई अमल नहीं करेगा। तो लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है कि जहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां पर पुलिस और प्रशासन जो है वो मुसलमानों के खिलाफ काम करता है, और जो दूसरे लोग होते हैं उनके फेवर में जाके काम करता है, और उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं बात, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को कोट कर रहा हूं मैं। हमारे खुद के केस में जिसमें फाइन लगा है, ये बोला है ना कि पुलिस जो है मुलजिमों की, यानी कि जो आरएसएस और बीजेपी के मेंबर्स थे उनकी मदद के लिए सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने तक जजमेंट्स में बोला है। तो ये है इसका असली रास्ता। मेहरबानी करके अगर आप सब लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के लोगों को कुछ इन ज्यादतियों पे, इन जुल्म पे और इन भयानक जुल्मों पे अगर जरा सी भी रोक लगानी, तो मेहरबानी करके जो बात हम कह रहे हैं उस पे अमल कीजिए। हम तैयार हैं इसमें लीड लेने के लिए, हमने किया भी है। हम चाहते हैं कि हमारी सब मदद करें और लोगों को हौसला दें कि इस लाइन पे काम किया जाए, संविधान को बचाया जाए, संविधान को इंप्लीमेंट कराया जाए। जब तक ये नहीं होगा, मैं नहीं समझता कोई भी उमर गौतम, कोई भी मौलाना कलीम, और इससे पहले सैकड़ों हजारों लोग जेलों में बंद हैं, उनको न्याय मिल सकेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मनुवादी मानसिकता के लोगों को आप इनको छुड़ा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि आप इनके घर बनवा के दे दें दोबारा। उनके पास करोड़ों घर और हैं जलाने के लिए, करोड़ों लोग और हैं मारने के लिए, करोड़ों लोग और हैं मजलूम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों जिन पे जुल्म करने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है उन्हें? आप छुड़ाते रहिए, वो मारते रहेंगे, वो और आप छुड़ाते रहिए, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। यानी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। तो पहला स्टेप इसमें जाना चाहिए। पहला स्टेप नहीं, यही स्टेप सबसे अहम होगा। तो फिर ये स्टेप भी तो कामयाब होता है ना, कि देखिए घर वाले जिस तरह से परेशान रहते हैं, केस लड़े जाते हैं, बंदा छूट के आ जाता है, घर वालों को सुकून मिल जाता है, बाकी कार्रवाई आगे चलती रहती है, और कुछ दिन बाद फिर अटैक हो जाता है। क्या सुकून मिल गया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ना करें, मैं आपको बता रहा हूं 25% काम ये करना चाहिए कि हमारे चोट लग गई, उस पर मलहम लगाया। लेकिन जिस इंसान ने गोली चला के चोट लगाई है, गैर कानूनी तरीके से अपराध किया, उसको नहीं पकड़ेंगे हम। उसके पास तो अभी हथियार भी हैं, उसके पास तो अभी मौके भी हैं, और मौके तो कभी भी फराम हो जाएंगे, वो फिर मारेगा। तो सिर्फ मलहम लगाना, मैं यही कह रहा हूं, मलहम भी लगाना जरूरी है। 25% आप मलहम लगाएं, 25% आप घर बनवाएं, इसमें ताकत लगाएं, लेकिन 75% फिर ऐसे काम होने ही बंद हो जाएंगे ना। आप बुनियादी बात मेरी समझने की कोशिश कीजिए। दोनों तरफ से काम करना है, लेकिन ज्यादा ताकत इस चीज पे लगानी है। और मैं ये समझता हूं कि ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत इसलिए भी है कि अभी तक इस फील्ड में बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई। हम जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं और उससे फर्क भी पड़ रहा है। आप दिल्ली दंगों का ही अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल लीजिए, बहुत सारे पहले भी एग्जाम्पल है कि अब अदालतों को ये बात समझ में आने लगी है कि इस तरह का घिनौने अपराध पुलिस के कुछ अफसरों ने किए हैं, तो ऑर्डर्स देखिए आप कितने अच्छे आने लगे हैं। तो ये अगर हम इस बात को आप बिलफर्ज समझिए कि अगर हम, जैसे हम गुजरात में मौजूद नहीं थे, हम दिल्ली में भी हमारी जैसी टीम कोई मौजूद है, तो हमने ब्रेक लगाया इस पे, अदालतों को के सामने तथ्य रखे, तब अदालतें फैसला कर रही है ना। मैं थोड़ी कोई ऑर्डर कर रहा हूँ, अदालतें फैसला कर रही है ना। तो उमर गौतम मामले में क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि ये धर्मांतरण का मुद्दा है, इसलिए। धर्मांतरण का मुद्दा देखिए, बुनियादी तौर पे बात समझ लीजिए, धर्मांतरण का मुद्दा इलॉजिकल बात है सारी। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये राजनीतिक रूप से अपराध हैं, ये मुकदमे दर्ज करना है। ये राजनीतिक वजहों से अपराध करके ये मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, ये अपराध हैं अपने आप में।
जैसे हमने दिल्ली दंगे में भी ऑर्डर लिया कि पुलिस के खिलाफ आप एफआईआर कराइए। इस केस में भी एटीएस के खिलाफ और उनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम कराने को तैयार हैं, लेकिन कोई आए तो सही। आप इस बात को समझिए, अपनी तरफ से खुला ऑप्शन दे रहे हैं कि आइए बात। मैं नहीं दे रहा हूं, मैं आपको कानूनी सलाह दे रहा हूं। हम लोग तो तैयार बैठे ही हैं। अगर कोई इस बात को लेके आएगा, जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं प्रेस के माध्यम से, उसमें मुझे एक साफ नजर आ रहा है कि यूपी एटीएस के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये झूठा मुकदमा दर्ज करने का और इनको झूठा फंसाने का इन मुकदमा। यानी अगर परिवार वाले आपके पास आते हैं तो आप लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए, लड़ने के लिए, यूपी एटीएस के खिलाफ मुकदमा करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, कोई भी वकील तैयार होगा। जो वकील संविधान में भरोसा रखता है वो पहला काम ही यही करेगा। जो वकील तैयार हैं, क्योंकि आईएनएन चैनल के जरिए अगर परिवार ये वीडियो देख रहा होगा तो उन तक ये बात पहुंचेगी। मैं तो 100% नहीं 1000% तैयार हूं, और कभी भी तैयार हूं। मेरी तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं तो हूं ही। ये बात तो दोहराने की या बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो हूं ही। मेरे अलावा भी बहुत सारे वकील हैं जो, लेकिन आप जाके कहें तो सही, हमें ये चाहिए। संविधान को मानने वाले अंबेडकरवादी वकील अभी बहुत हैं, बचे हैं उसी वजह से। और वकील भी और अफसर भी और राजनीतिज्ञ भी अभी बहुत बचे हैं, उसी वजह से देश चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले बहुत हैं अभी, सभी नहीं है बाबा साहब के खिलाफ मनुवादी सोच रखने वाले। तो हम लोग अभी बहुत हैं और बहुत काफी हैं, हमने साबित करके भी दिखाया। तो मैं ये कह रहा हूं, लेकिन रास्ता यही है, रास्ता यही है। जब तक ये रास्ता नहीं रखेंगे, आप हाथ नीचे करके सर झुका के पिटते रहेंगे तो आपको मारा जाएगा, गैर कानूनी तरीके से मारा भी जाएगा, फंसाया भी जाएगा, आप पे हमले भी होंगे। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा था, आपने बीच में काट दी, कि ये ऑर्डर्स कोई मैं नहीं कर रहा हूं, ये हमारे दूसरे अंबेडकरवादी वकील जो है वो नहीं कर रहे हैं। वो ये ऑर्डर्स तो कोर्ट कर रही है ना, हम तो सिर्फ तथ्य रख रहे हैं। तथ्य जब कोर्ट के सामने सही तरीके से रखे जाएंगे, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, थोड़े एफर्ट ज्यादा लगते हैं, जरूर न्याय मिलता है। तो संविधान पे भरोसा रखें, भारत के सिस्टम पे भरोसा रखें, एकदम न्याय मिलेगा, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हैं। डरे नहीं, आगे बढ़े, संविधान पे भरोसा रखें, हिम्मत करें। आप देखेंगे कि यही पुलिस वाले जेलों में जाएंगे और आप लोग वादी बन के खड़े होंगे, और ये पुलिस वाले जेल में होंगे। भारत के अदालतों में अब भी इतनी ताकत बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद पराचा साहब, पूरे मुद्दे पर आईएनएन चैनल से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिला के एडवोकेट महमूद पराचा का यही कहना है कि लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना होगा, लेकिन 25% जहां जरूरत है वहां 25% इस्तेमाल किया जाए, लेकिन 75% जहां जरूरत है वहां 75% ताकत को इस्तेमाल किया जाए, और वो ताकत उस जगह लगाई जाए कि उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए जो गुनाहगार हैं और जिन्होंने खास तौर पे एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया है और कुछ ऐसे इल्जाम लगाए हैं जिनके बाद लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई हैं, परिवार बर्बाद हो गए हैं।